तार या पीवीसी केबल्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 सालों में इंडिया में, सिर्फ इंडिया की मैं बात करूं, तो इनकी डिमांड लगभग 20% बढ़ गई है। क्योंकि अब हर इलाके में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह, लगभग हर जगह बिजली पहुंच चुकी है, तो इस्तेमाल भी बढ़ गया है। सभी इलाकों में बिजली की सुविधा प्राप्त हुई है, तो केबल्स की ज़रूरत भी बढ़ने लगी है। किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो या घर में भी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लोग पीवीसी केबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। तो डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई तो बढ़नी ही है, और जब सप्लाई बढ़नी है तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बेहतर व्यवसाय के रूप में, एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने आ गई है। तो हमारी अगली एक्सपर्ट टॉक इसी मुद्दे पर आधारित है, पीवीसी वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग पे। आइए देखते हैं अपनी अगली एक्सपर्ट टॉक में क्या खास बातें हैं इस मुद्दे से जुड़ी हुई। आईआईटी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के लाइव सेशन में हम जानेंगे पीवीसी वायर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एन इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी प्रोवाइड सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम हमेशा ही हाजिर होते हैं एक नई इंडस्ट्री के साथ to tell you our aspiring entrepreneurs कि वो किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसमें कामयाब हो सकते हैं। आज के सेशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर जेसी शर्मा। वेलकम टू आईआईटी। थैंक यू सर, अगर पीवीसी वायर्स की बात करें, इसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें, कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी? देखिए, पहली बात तो पीवीसी वायर्स कहना ही एक मिसनॉमर है। ओके, बेसिकली दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स। ओके, पीवीसी की कोटिंग होती है इनके ऊपर। ओके, सो ये मिसनॉमर हो गया पीवीसी वायर्स। ओके, दिस इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री। दिस सेशन should be taken as a introductory session for these electrical wires because इसमें इतनी वैरायटी है, इतने टाइप्स हैं कि वो आधा घंटे में कवर होना या 40 मिनट में कवर होना या इवन 4 घंटे में कवर होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम ये कह सकते हैं कि ये पीवीसी वायर्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है, as far as India is concerned, okay, PVC wires आज बहुत छोटी सूक्ष्म इंडस्ट्री में भी बन रहे हैं और बहुत लार्ज फैक्ट्रीज में भी बन रहे हैं। जो रेंज है इसकी वो इतनी वाइड है और इतनी क्वालिटी में वेरिएशन है कि आप मेरे से सवाल पूछते जाइए और जिस जिस सवाल को जैसे जैसे आप पूछोगे मैं उसका आंसर देता जाऊंगा फिर आपको। यस सर। तो जैसे कि हमने बात की कि रॉ मटेरियल जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन से रॉ मटेरियल की चाहिए? ठीक है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको कहा, दीज आर इलेक्ट्रिकल वायर्स। ओके, पीवीसी वायर इज ए मिसनॉमर। तो इलेक्ट्रिकल वायर है क्या? बिजली किसी भी धातु के अंदर से एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाएगी अगर आपने किसी भी छोर को एक छू दिया बिजली के करंट के साथ। लेकिन हर धातु की एक अलग कैपेसिटी है इस बिजली को ट्रांसफर करने की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक एंड पे अगर हमने बिजली को एक पर्टिकुलर वोल्टेज या एक पर्टिकुलर करंट दिया तो दूसरे एंड पे उतना ही वोल्टेज या उतना करंट नहीं मिलता। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूज्ड। ओके, सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, बट the only two materials which are being used in these wires, which you are calling as PVC wires, yes, okay, are copper and aluminium. Okay, aluminium wires जो होते हैं, they are good conductors of electricity, but then aluminium is also a conductor which has a very short life. Okay, it also cannot carry very heavy currents. Yes, sir. So therefore, most of the wires which are used in the household industry today, I would say 90% of the wires which are used in the household industry today are copper wires. Copper होता है अंदर, उसके ऊपर फिर PVC की कोटिंग होती है। ठीक है, इसके एक स्टेप अगर हम और आगे चलें तो इसमें कॉपर का केवल एक तार नहीं होता है। ओके, दे आर मल्टीपल स्ट्रैंड्स इन इट। पतले 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 तार होते हैं और वो मल्टीपल स्ट्रैंड्स होते हैं।
तो ये जो पीवीसी वायर की हम बात कर रहे हैं और जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, तो पीवीसी इज ओनली ए कोटिंग मटेरियल। यस। अंदर जो मटेरियल है वो 90% क्या 99% ही कॉपर होता है, अनटिल कि वो एक सिंगल स्ट्रैंड का वो हो या कोई मोटा तार हो, उसके अंदर एल्यूमिनियम यूज होता है। तो ये 3 आइटम्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। अब पीवीसी, क्योंकि आप वायर कह रही है, आप कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप क्योंकि पीवीसी वायर कह रही हैं, तो बेसिक आपके हिसाब से अगर मटेरियल रॉ मटेरियल हुआ, जो कोटिंग का रॉ मटेरियल है, तो वो पीवीसी रेजिन है। ठीक है। अब पीवीसी रेजिन को केवल ऐसे ही तो कोट नहीं किया जा सकता, तो उसका एक प्रोसेस है, उसकी भी हम बात कर लेंगे अगर आपका वक्त होगा तो उस पीवीसी को किसी कंपाउंडिंग मटेरियल्स के साथ मिलाना पड़ता है, उसकी एक ट्रीटमेंट होती है, फिर कलर मिलाना पड़ता है। आपने देखा होगा तार सफेद भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है, पीला भी होता है। उनके कोड्स होते हैं एक्चुअली कि किस तार को कहाँ यूज करना है, तो उस हिसाब से वो रंग भी मिलाना पड़ता है। सो एडिटिव्स होते हैं पीवीसी के अंदर, पीवीसी रेजिन के अंदर, और कलर होता है। तो ये 3-4 चीजें मिलके आपका बेसिक रॉ मटेरियल आपका मिल जाता है, बन जाता है पीवीसी कोटिंग के लिए। अंदर तो कॉपर या एल्यूमिनियम होता है। अगर कोई उद्यमी अपना जो है बिजनेस शुरू करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो रॉ मटेरियल वो कहाँ से परचेज कर सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उद्यमी किस लेवल का उद्यमी है। ठीक है। अगर एक सूक्ष्म उद्यमी है तो आज की तारीख में बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं हर शहर में हिंदुस्तान के, जहां की आपको ये रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। जैसे कॉपर अगर लेना है तो कॉपर एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहां आपको पूरे कॉपर की वायर्स मिल जाएंगे, कॉपर की छड़ियाँ मिल जाएंगी, कॉपर का और रॉ मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि एक्सट्रूजन वगैरह करके आप तार बना सकते हैं, या रेडीमेड तार मिल जाएंगे। और सूक्ष्म उद्यमी रेडीमेड तार ही लेता है। ठीक है। क्योंकि उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता कि वो ड्रॉ करे, एक मोटे तार से पतला बनाए, पतले से फिर पतला बनाए। ठीक है। तो वो रेडीमेड किसी न किसी तार की दुकान से ही ले लेता है। तो बहुत सारे होलसेलर्स बैठे हुए हैं। होलसेलर्स के अलावा आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठे और ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, उसके घर पे आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर ही भेज देगा उसके पास। ओके। बट अदरवाइज मंडियां हैं मेटल्स की भी, हर मेटल की एक मंडी होती है। ठीक है। हर मटेरियल की एक मंडी होती है। होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनका एड्रेसेस मिल जाता है, एंड रॉ मटेरियल इज अवेलेबल वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। मतलब लार्ज स्केल पे अगर शुरू करना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए, हिंदुस्तान की अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं और एमएसएमई की बात करूं, तो सूक्ष्म का भी जो न्यू डेफिनेशन आया वो 1 करोड़ के कैपिटल इक्विपमेंट की बात आ गई है। उससे ऊपर का 5 करोड़ आ गया है, फिर 25 करोड़ आ गया है जो। ठीक है। सो किसी भी लेवल पे ये काम शुरू हो सकता है। 1 करोड़ के कैपिटल से भी शुरू हो सकता है और 25 करोड़ के भी से भी हो सकता है। जो आदमी 25 करोड़ का काम शुरू कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी लगा रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने एक अपना कहीं भी वेबसाइट पे या कहीं भी वो डाल दिया कि भाई साहब मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, तो आज की तारीख में रॉ मटेरियल सप्लायर्स उसके पास खुद आ जाएंगे, क्योंकि हर आदमी को अपना माल बेचना है। ठीक है। सो इवन द फॉरेन कंट्रीज, आज चाइना कह लीजिए या कोरिया कह लीजिए, दीज आर 2 इम्पोर्टेंट प्लेसेस जहाँ से पीवीसी का स्पेशली मटेरियल आता है। कॉपर बहुत आ रहा है आज, चाइना से आ रहा है। ठीक है। देयर आर अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो जहाँ से ये मटेरियल आ सकता है, बट दैट इज एक्सपेंसिव। सो प्राइमरीली अगर आज की बात करें तो चाइना तो दुनिया में छाया हुआ है। ठीक है। अब चाइना की क्वालिटी की बहुत सारी शिकायतें आती हैं, नॉट दैट कि वो सारे मैन्युफैक्चरर्स ही क्वालिटी की प्रॉब्लम लाते हैं, बट देन पीपल गो टू कोरिया, कोरिया से ले लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं जहाँ से ये कॉपर और एल्यूमिनियम आ सकता है। और रेजिन्स की बात है तो रेजिन्स तो मिडिल ईस्ट से भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो बना रही हैं। सो वर्ल्ड ओवर कहीं से भी आदमी ले सकता है, इसमें कोई सोच विचार करने वाली बात नहीं है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है, तो देयर आर एम्पल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स
in all the three materials, that is the resins, PVC resin and its additives, or copper, or this, which you can source from many countries in the world. It depends on what size of imports you want to do. Okay. And outside also there are wholesalers, there are distributors. The pattern is the same, Yes. you know, and the manufacturers who will be ready to supply you. सर अगर आपने अभी रॉ मटेरियल की जैसे बात की तो कौन कौन सी मशीन्स का इस्तेमाल होता है? देखिए इसमें है क्या, हमें बेसिकली जिस टारगेट ऑडियंस की आप बात कर रहे हैं, जो शायद ये आपकी वीडियो देखेंगे, ठीक है, वो मोस्टली छोटे उद्यमी होंगे जो देख रहे हैं। तो इसे मैं सिंपल शब्दों में सिखाऊं, समझाऊं, बताऊं, जो भी वर्ड यूज करें, तो इसमें कुछ भी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपके पास कोई भी चीज हो, ओके, उसको आप गले हुए प्लास्टिक में डाल देंगे और निकाल लेंगे तो प्लास्टिक उसके ऊपर चिपक जाएगा। सिंपल सी टेक्निक है। इसी तरीके से अगर कॉपर वायर आपने लिया, उसे गले हुए प्लास्टिक में डाल दिया या पीवीसी में डाल दिया और बाहर निकाला तो वो कोटिंग हो जाएगी उसकी। ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होगी। तो अब तार बनता कैसे है, मशीनें क्या है, इसमें केवल और केवल एक इम्पॉर्टेंट मशीन लगती है। छोटे उद्यमी की बात कर रहा हूं मैं, जो अपना काम एक छोटी पूंजी से शुरू करना चाहे। तो वो क्या करता है कि वो एक पर्टिकुलर गेज कहते हैं हम तार का, ठीक है। ये गेज का मतलब क्या है, उसका डायमीटर, कि अगर उसे क्रॉस सेक्शन करें तो उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो बहुत पतला तार होता है वो बहुत कम, ठीक है। तो वो बाजार में मिलता है, खरीद सकते हैं आप, ठीक है। वेरियस क्वालिटी का मिलता है कि कॉपर भी 99.99% प्योर भी होता है और 95% भी हो सकता है, ठीक है। अगर 99.99% वो यूज करेगा तो नेचुरली मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ही कैन बाई द वेराइटी ऑफ कॉपर विच ही वांट्स टू बाई इन द फॉर्म ऑफ ए वायर, ठीक है। अब वो वायर का वो खरीद लाए, बंडल खरीद लाए, तो बंडल एक चरखी में आता है, ठीक है। उसने वो एक कहीं अभी रख दिया उसने। अब हमें क्या दूसरी मशीन क्या चाहिए, एक्सट्रूजन मशीन, ठीक है। एक्सट्रूजन मशीन क्या करती है, वो जो बेसिक रेजिन की आपने बात की, वो प्री हीट करके एडिटिव्स मिला के रंग मिला के तैयार कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ओवन और हॉपर के थ्रू। वो एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद वो जाता है मेन एक्सट्रूजन मशीन में, उसके हॉपर में गया, वो गर्म हुआ, वो पिघल गया, फिर एक स्क्रू होता है, स्क्रू उसको आगे भेज देता है, आगे एक डाई लगी होती है, ठीक है। एक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जो वो तार खरीद के लाया है, वो तार की चक्री पीछे लगती है और वो इस डाई के होल के थ्रू पास होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जाके वो खिंचती है, वो तार खिंचता है। जैसे जैसे तार खिंचता है वैसे वैसे जो पीवीसी का रेजिन जो आपके हॉपर में है वो गर्म होता है और एक्सट्रूजन वो स्क्रू के थ्रू वो बाहर निकलता है। तार जैसे जैसे निकल रहा है उसी स्पीड से एक सिंक्रोनाइजेशन होती है, ये सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है। वो एक्सट्रूड होके इस तार के चारों तरफ एक लेयर बनाता जाता है, ठीक है। आगे जाता जाता है, आगे गर्म है अभी ये, ठीक है। तो एक रोलर्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू जाता है, पानी होता है, उस पर ठंडा होता है, एंड एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद एक पर्टिकुलर लेंथ में, जनरली 90 मीटर्स की लेंथ ही होती है जो हमारे तार मिलते हैं, वो 90 मीटर्स की लेंथ में मिलते हैं, 30 मीटर्स भी मिलते हैं, 90 इज द स्टैंडर्ड लेंथ, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द गेज 30 to 90 के बीच में लोग बनाते हैं, इसको बंडल बनाते हैं। 30 मीटर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। कट होने के बाद क्या है कि जो चरखी जिस पे वो चढ़ा है, अल्टीमेट जब ठंडा हो गया तो वहाँ भी एक चरखी होती है जिसके ऊपर ये जो बेसिक आपका कॉपर का तार इसने लिया था वो अल्टीमेटली पीवीसी कोटेड होके एक चरखी के ऊपर चढ़ गया। अब वहां पर उसके टेस्टिंग के मैकेनिज्म्स हैं फिर उसके बाद कि भाई जो हमारा तार है बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर उधर हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एक वो मशीन के थ्रू आ रहा है, तो कहीं हो सकता है कि ज्यादा परत चढ़ गई हो, कहीं कम परत चढ़ गई हो, या कहीं चढ़े ही नहीं हो, ठीक है। सो वो टेस्टिंग के मैकेनिज्म्स होते हैं, तो वो टेस्ट हो जाता है। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो इसके ऊपर फिर वो लेबल वेबल लगा के अपना फर्स्ट क्लास इसको अच्छी तरह से चमका के और एक पैकेजिंग कर देते हैं। जी सर, जैसे कि आपने मशीन्स के बारे में बताया और इसके साथ ही आपने प्रोसेस को भी पूरा एक्सप्लेन किया किस तरीके से इसको बनाया जाता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने
इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी? हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप जो सवाल कर रहे हैं ना, उसकी आंसर्स की कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। बिकॉज मैं अगर सूक्ष्म इंडस्ट्री की बात करूं या मध्यम की बात करूं, तो दोनों की ही इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का तो सरकार ने ही फर्क डाल दिया है, जी। ठीक है। और अगर 0 to 1 करोड़ की बात करें तो आदमी के पास 10 लाख में भी वो काम शुरू कर सकता है और 1 करोड़ में भी कर सकता है। जी। और ये काम ऐसा है, इसमें बेसिकली एज आई टोल्ड यू, मेन थिंग इज द एक्सट्रूडर। जी। ओके, तो वो जो एक्सट्रूडर है वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख में आज की तारीख में मिल सकता है, मिल जाते हैं, ठीक है। तो करीब करीब 10 लाख रुपए में बड़े आराम से एक छोटा सूक्ष्म व्यापार शुरू किया जा सकता है इसमें। अब जो बड़ा आदमी है वो क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि भाई मैं इसको 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगाऊंगा, तो इसमें जो स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं, जो अभी एक तार जा रहा था, तो एक तार की जगह कभी आपने बिजली के तार काट के देखा हो तो उसके अंदर 4 5 6 7 तार होते हैं। दे आर नोन एज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी नोमेनक्लेशन सब कुछ होता है, बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेस टू डिस्कस ऑल दैट। तो अगर मान लीजिए वो 6 तार वाली मशीन बनाना चाहता है या 8 तार वाली बनाना चाहता है, डिपेंड द नंबर ऑफ स्ट्रैंड सो दैट द एरिया इंक्रीजेस, तो उसकी मशीन में थोड़े एडिशंस हो जाते हैं। ओके, सो उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कि 6 तार आपस में घूमते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, फिर लिपटते हैं, फिर उसके बाद कोटिंग होती है, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि आपका जो प्रेस का तार है, जो आप घर पे प्रेस कर रही हैं, ठीक है, उसके तार में एक काला तार होगा बाहर, मोटा गोल सा, फिर उसके अंदर 2 या 3 तार होंगे, मोस्टली 3 तार होने चाहिए क्योंकि एक अर्थ का तार होता है, बाकी 2, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है, ठीक है। तो वो 3 तार कैसे बनेंगे, तो पहले एक एक तार बना, एक हरा, एक लाल, एक काला, ठीक है। अब ये तीनों तारों के ऊपर एक और एक्सट्रूजन का होगा, ओके। तो उसके लिए नेचुरली 2 एक्सट्रूडर लगाएगा, या यू नो ऐसा भी एक्सट्रूडर आता है जो डबल साथ में कर दे, एक्सट्रूजन कर दे, सो उसकी नेचुरली पूंजी बढ़ जाएगी जी। वो 25-30 लाख 50 लाख तक बढ़ जाएगी, यू नो। मशीन एक एक्सट्रूडर ही इतने का हो जाएगा, या 1 करोड़ का भी एक्सट्रूडर आता है, ठीक। अब इसके भी बियॉन्ड हम चले जाएं, ठीक है। जो मध्यमी वो है, जो 5 करोड़ की इक्विपमेंट या 5 और 25 के बीच में लगाना चाहता है, वो कहता है भाई साहब जो ये तार हम खरीद के ला रहे हैं उसमें तो जो आदमी तार बना रहा है वो प्रॉफिट ले रहा है अपना, तो मैं तार भी खुद बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सट्रूडर, बट दैट इज ए मेटल एक्सट्रूडर, ओके। वो क्या करते हैं कि एक मोटी कॉपर की ये खरीदते हैं रॉड, ठीक है, रोल्स में आती है वो भी, ठीक है। अब वो मोटी से पतली करते हैं, ओके, ठीक है, फिर और पतली करते हैं, फिर और पतली करते हैं, और इतने पतली कर देते हैं जो हमारे बाल के बराबर हो जाए या थोड़ी मोटी हो जाए। सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए एक्सट्रूजन प्रोसेस। उसके लिए एक्सट्रूजन मशीन्स अलग होती है, ओके। अब अगर वो एक्सट्रूजन मशीन्स लगाते हैं तो उनकी भी अपनी कॉस्ट एडिशनल हो जाएगी जी। वो भी यू नो द वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सट्रूजन मशीन्स अवेलेबल। सो ए पर्सन कैन build his factory by planning out what he wants to do in totality. उसका प्लान क्या है? Does he want to only make a simple wire with one strand, or does he want to one strand का वायर वही होता है जिसमें कि मोटा एक स्ट्रैंड अंदर हो, ठीक है ना। जैसे आपने टीवी की अपनी केबल देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर एक मोटा तार होता है, फिर एक पीवीसी की लेयर होती है, फिर आगे एक क्लैडिंग होती है, फिर एक और वो होता है, तो वो एक अलग किस्म का तार होगा, वो भी पीवीसी तार ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर पुराने तार आपने देखो उसके अंदर एक एल्यूमिनियम की तार होती है, उसके ऊपर एक पीवीसी होती है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग मशीन आ जाएगी, मतलब सिंपल मशीन आ जाएगी। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका प्लान क्या है, किस लेवल की आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स लग जाती है। सर पीवीसी वायर या वायर्स की बात करें तो इसका कितना ग्रोथ रेट है अगर कोई भी उद्यमी इस व्यवसाय में आना चाहता है? हाँ, देखिए आप एक बहुत जेनरिक सा सवाल पूछ रही हैं, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पीवीसी वायर जब कह रही हैं तो बिजली के तार की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिजली के तार की बात कर रहे हैं तो बिजली का तार तो आपका
एक ऑर्डिनरी आइटम आयरन में भी लगता है, प्रेस जो आप कहते हैं उसे, एक टीवी में भी लगता है, एक यू नो इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग ग्रोथ रेट्स है, ठीक है, अलग अलग मार्केट है, ओके। बट ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 15-20% के करीब ये ग्रोथ है, 15% के लगभग तो है ही है, एनुअली है, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यस ओके। घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, आज गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, ठीक है, हर घर में उजाला, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी इसमें तवज्जो दी है, पिछले 5 साल 6 साल जो उन्होंने लगाए हैं, अब 7 साल होने वाले हैं, तो उसमें लिटरली बिजली की जो पहुंच घर घर हो गई है, उसकी वजह से इस तार की खपत ज्यादा हो गई है, बहुत हो गई है और दिन बर दिन ग्रो करेगी। आज आप जो एक गांव का घर था जहां शायद पहले एक बल्ब जलता था, आज वहां टीवी भी आ गया है, ठीक है, आज वहां वॉशिंग मशीन भी आ गई है, ठीक है। जैसे जैसे इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे तो तार तो चाहिए ही चाहिए, तो ग्रोथ तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए कितनी है। इस व्यवसाय के लिए सर, जैसे आपने बताया कि इसकी ग्रोथ भी है, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत होती है? देखिए, एज फार एज लाइसेंसेज आर कंसर्न, हमारे हिंदुस्तान की जब हम बात करें तो एक जमाना था जब लाइसेंस राज कहते थे हम उसे, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, ठीक है। आज वो लाइसेंस राज मोर और लेस खत्म हो चुका है, ठीक है, कुछ आइटम्स है जिनके अंदर लाइसेंसेज है, ओके। हाउएवर, टू मेंटेन क्वालिटी, okay, and to give a regulation, there are certain important factors which should be considered, okay। आप कोई भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें वर्कर काम करेगा, जी, तो वर्कर को सही हवा मिलनी चाहिए, पानी मिलनी चाहिए, तो लेबर लॉज है, यस, तो आपको लेबर लॉज के हिसाब से अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो उसकी ESI PF की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू आर हैविंग, ओके। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें तो नेचुरली दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द BIS स्टैंडर्ड्स, जो ISI स्टैंडर्ड्स होते थे पहले, ठीक है, कि भाई जो तार आप बना रहे हैं कहीं वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं कर जाएगा, तो उसके लिए एक BIS स्टैंडर्ड है, एक मानक है, उस मानक के हिसाब से आपको वो तार बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप बना नहीं सकते, ठीक है। तो उसके स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए BIS वालों ने पूरी स्पेसिफिकेशन बनाई हुई है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, जो आप जिस इंडस्ट्री में आप घुस रहे हैं, जिस भी तार को बनाने की वो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको टेस्टिंग फैसिलिटीज अपने यहाँ रखनी पड़ेंगी, ओके। जो भी उद्यम आप लगा रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको फैक्ट्री चलाने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको लेना पड़ेगा। इस वाले पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एयर एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन दोनों होता है, तो दोनों को आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। बेसिकली दीज आर सिंपल थिंग्स, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, ओके, तो वो मिल जाते हैं बड़े आराम से। जिस तरीके से सर आपने लाइसेंस के भी बारे में बात किया, हर बिजनेस के लिए जो है मार्केटिंग, जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, मार्केटिंग और सेल्स जो है डिफरेंट चीजें हैं, किस तरीके से जो है इस बिजनेस में मार्केटिंग की जा सकती है? देखिए, वही बात आती है कि मार्केटिंग और सेल्स, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अलग अलग चीजें, हालांकि दोनों भाई बहन हैं, साथ साथ चलते हैं, ओके। आपने एक प्रोडक्ट बना लिया जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस प्रोडक्ट को आप दुनिया को दिखाएं कि भाई अब मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया है। जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, जो आपसे ले लेगा ये प्रोडक्ट और जाके बाकी बाजार में जो 100 दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं, 500 दुकानें हैं, डिपेंड करता है आप पूरे हिंदुस्तान में जाना चाह रहे हैं या पूरे दिल्ली में जाना चाह रहे हैं या जहां भी आप फैक्ट्री लगा रहे हो उस एरिया में कितनी आप उसको रीच पहुंचाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये सेलिंग का वो है कि यू विल टॉक टू द डिस्ट्रीब्यूटर जो ऐसे प्रोडक्ट्स और बेच रहा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव तो कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा नहीं। आप अगर बहुत लार्ज इंडस्ट्री नहीं वो कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर जिसका एक्सपीरियंस है उसी को ले, लेकिन अगर वो कंपटीशन में नहीं जाना चाहते तो एक्सक्लूसिव कोई नया आदमी खोजेंगे। लेकिन छोटा उद्यमी जो है, इवन तो मीडियम वाला, वो ढूंढता है ऐसे आदमी को जो इस काम में पहले से ही सक्षम हो, जिसने पहले ये काम किया हो, जिसकी ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रही हो। तो आप
किसी भी तार वाला जो भी मार्केट है, जैसे अगर दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो बिजली मार्केट कहलाती है, वो कश्मीरी गेट के पास है, ठीक है। आप वहां चले जाइए, आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, ठीक है। आप येलो पेजेस का जमाना गया, लेकिन गूगल करेंगे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें कि देखिए जी मैंने ये बनाया है, मेरी ये प्राइसिंग आ रही है, वो आपसे डिस्कशन करेगा कि मार्केट में आपका तार ऐसे ही तार इतने में मिल रहा है, इतने में बिकेगा। 80% नॉलेज तो वो आपको दे देगा, ठीक है। तो आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक तालमेल बैठा के एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसे कहा कि ठीक है मेरी डेली प्रोडक्शन इतनी, आप इतना माल ले लो मेरे से और नमस्ते करो, आप मेरे को पैसे दे जाओ, तो आप जानो आपका काम जाने। दिस इज वन वे ऑफ सेल्स, ओके। नाउ द सेकंड वे इज कि एक आदमी कहता है कि भाई मैंने ये फैक्ट्री लगाई है, मैं ये तार बना रहा हूँ, मुझे नाम भी कमाना है, पैसे अकेले नहीं कमाने हैं, मुझे नाम कमाना है, ठीक है। मुझे इसके से हाइपोथेटिकली उसने इसका नाम दे दिया रक्षक, हाइपोथेटिकली हम सेइंग रक्षक, उसने नाम दे दिया। सो ही सेज आई वांट एक रक्षक जो है ना पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, या इंडिया में फेमस हो जाए, या स्टेट में फेमस, जो भी उसका एक टारगेट है। नाउ देयरफॉर इस रक्षक नाम के हिसाब से उसे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसे मीडिया में पब्लिश करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपना ये करना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं जिससे उसे करनी पड़ेगी। एंड देन ही विल पॉसिबली टॉक टू ए डिस्ट्रीब्यूटर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करता हो, हु विल गिव हिम अ हायर प्रीमियम। कोई जो ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर है जो XYZ आपका अपना नाम छपा लेगा उस तार पे, या ही इज नॉट बॉदर्ड रक्षक हो या जो भी हो वो बेच रहा है। जो अब आपने कहा कि मैं ब्रांडेड हूँ, तो आप जाओगे भी तो ब्रांडेड वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो उस लेवल पे काम करता हो, आप उसको कहोगे देखो भाई साहब मेरा नाम रक्षक है, मेरे इस तार का नाम, मैं इसमें ये क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, मैं इस क्वालिटी से कम काम करूंगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए मुझे प्रीमियम चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा भाई साहब आपको प्रीमियम चाहिए, तो आप मेरे को सपोर्ट क्या करोगे सेल्स एंड मार्केटिंग में? तो आप बताओगे कि देखिए मैं इसके लिए पेपर में, अखबार में जो है ना वो निकालूंगा, एडवर्टीजमेंट निकालूंगा, ठीक है, मेरी जो ये मॉडल होगी वो जो भी XYZ नाम लेना ठीक नहीं है, मतलब जिस भी लेवल की मॉडल्स होती हैं वो वी कैन टेक, कोई 1 करोड़ वाली मॉडल भी होगी, कोई लोकल मॉडल 10,000 में भी होगी। सो ही विल डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही वांट्स टू प्रोजेक्ट, ही विल टेक ए मॉडल, ओके। ही में से कि जी मैं इसकी फिल्म की भी वीडियो बनाऊंगा और जो कि टीवीज में आएगा या लोकल चैनल्स पे आएगा। सो वो एक मार्केटिंग का तरीका अलग है, ठीक है। So it is a vast subject. He can do his marketing and sales in many ways, but starting from a very simple thing that he can just go to the distributor, sell his products. Otherwise, he can brand his products, he can put the advertisements, etc., etc. बहुत बड़ी जो industries हैं, they take marketing consultants, they take advisors to do these things. Okay, they will do market research. So it is a vast subject, but everybody has a possibility to market his Different product. marketing Oh yes, yes, yes. सर अगर हम बात करें वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एरिया कितना रिक्वायरमेंट होगा? देखिए इसमें बेसिकली जो मेन एरिया चाहिए वो एक्सट्रूजन मशीन के लिए चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, जिसकी की लेंथ अगर हम बात करूं कि कम से कम भी नहीं तो 25-30 फीट की तो लेंथ चाहिए होती है, ओके, ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, 25 से 30, हाँ, अदरवाइज तो एक्सट्रूजन करके तार जाता है, ठंडा होता है फिर, यू नो। और सिमिलरली अगर विड्थ की हम बात करें तो कम से कम भी नहीं तो अच्छी फैक्ट्री में 15 फीट 20 फीट होनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल भी आएगा और फिनिश प्रोडक्ट भी चाहिए। तो अगर मैं इस हिसाब से आपकी बात करूं तो 400-500 फीट में आपका काम चल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री नहीं चलती 400-500 फीट में। मेरे हिसाब से चलाने को चला रहे हैं लोग, आई हैव सीन देम ओके डूइंग दिस, बट इट इज अ वेरी क्रैम्प थिंग, जहाँ की आज की जो मैंने बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल की भी वो चाहिए, लेबर लॉज को भी मीट करने चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी चाहिए जो नहीं मीट होती हैं इसमें, बिकॉज इसमें जो पोल्यूशन होगा आदमी जहाँ काम करेंगे वो उसको लेंगे, जो धुआं निकल रहा है या पॉइजनस गैसेस निकलती हैं प्लास्टिक में से। सो ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए कम से कम। ओके सर, अगर हम मैन पावर की बात करें तो इनिशियली अगर कोई उद्यमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कितने मैन पावर की जरूरत है? देखिए इसमें कम से कम 5 आदमी होने चाहिए, 5 आदमी से वो काम शुरू कर सकता है, छोटा काम शुरू कर सकता है, और जैसे जैसे वो बढ़ा है तो बढ़ा सकता है वो।
ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। My और pleasure. आपने इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे व्यूअर्स को बताई और हमें मदद की कि हम लाइव सेशन के द्वारा जो है अपने व्यूअर्स की मदद कर सके। मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज हमने मार्केटिंग के बारे में बातें की और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपना व्यवसाय तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप इससे रिलेटेड और भी डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप IID से संपर्क कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं www.iid.org.in पर और देखते रहिए हमारा लाइव सेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत।